प्रिय विद्यार्थी, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है कानून का शासन। कानून के शासन के रास्ते में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कानून के शासन में जितनी चुनौतियां हैं उनमें सुधार के कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो आइए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करते हैं कि कानून के शासन की व्यवस्था में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं। कानून के शासन में बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों, महत्वपूर्ण समस्याओं का आज के लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे। इन चुनौतियों में सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम चुनौती है जटिल एवं महंगी न्याय प्रणाली। किसी भी देश की न्याय प्रणाली का जटिल होना, न्याय प्रणाली का महंगा होना एक प्रकार से कानून के शासन के रास्ते में एक बड़ा अवरोधक है। न्यायालय में मामले जो है लंबे समय तक विचाराधीन रहते हैं, न्याय प्रक्रिया काफ़ी महंगी है और न्याय अगर नागरिकों को देरी से उपलब्ध हो रहा है तो इसका मतलब वो अन्याय है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कानून का शासन नहीं है, कानून के शासन का कोई महत्व नहीं है। कानून के शासन को जो है बहुत बड़ी चैलेंजेज है। भारत में कहा जाता है कि दादा केस करता है, पोता सुनवाई पर जाता है। यानी न्याय प्रक्रिया जटिल भी है, महंगी भी है और न्याय में जो है बहुत ज़्यादा देरी होती है। वो भी एक अन्याय है, वो भी एक कानून के शासन के विरुद्ध है। तो कानून के शासन के समक्ष एक बड़ी चुनौती जटिल एवं महंगी न्याय प्रणाली है। कानून के शासन के समक्ष दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती है भ्रष्टाचार की व्यापकता। हर देश के अंदर राजनीतिक पारदर्शिता के लिए पूरी तरह से भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाओं का गठन किया जाता है, उनको सक्रिय बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन फिर भी जो है विश्व में कुछ एक राजनीतिक व्यवस्थाएं ऐसी है जहाँ पर भ्रष्टाचार वास्तव में नियंत्रण किया जाता है। भारत जैसे देशों में लगभग बहुत सारे विभागों में, संस्थाओं में चाहे सीमित मात्रा में वो भ्रष्टाचार पाया जाता है। भ्रष्टाचार में जो न्याय है, कानून है, वो प्रभावशाली के पक्ष में रहता है। प्रभावशाली हर तरीके से निचले स्तर से लेकर के ऊपर स्तर तक अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए कानून के शासन को चुनौती देते हैं, कानून के प्रभाव को लगातार अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। इससे साधारण व्यक्तियों को, अशिक्षित व्यक्तियों को, जो जागरूक नहीं है, ऐसे व्यक्तियों का जो न्याय है वो कानून की पहुंच से दूर हो जाता है। यानी भ्रष्टाचार ने कानून की शासन की जो अवधारणा है उसको काफ़ी सीमित कर दिया है, काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। जब तक भ्रष्टाचार रहेगा नागरिकों को वास्तव में न्याय नहीं मिलेगा। विशेष करके साधारण और कमज़ोर वर्गों के लोगों के लिए न्याय एक दूर की बात होगी, कानून का शासन एक बहुत दूर की बात होगी। तो ये एक बड़ी चुनौती है। कानून के शासन के समक्ष तीसरी बड़ी चुनौती राजनीतिक दबाव की है। राजनीतिक दबाव भी एक प्रकार से कानून के शासन के विरुद्ध कार्य करता है। विशेष करके जो है सत्ताधारी दल द्वारा जो है प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव डालना। सत्ताधारी दल अपने राजनीतिक लाभ, राजनीतिक हित की पूर्ति के लिए विपक्ष के विरुद्ध कानून का दुरुपयोग करना। दोनों ही अवस्थाओं में एक प्रकार से कानून के शासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कानून के शासन का लोगों से विश्वास उठ जाता है। जब किसी सत्ताधारी दल के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों पर या विपक्ष पर किसी प्रकार का दबाव बनाया जाता है या विपक्ष को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए एक प्रकार से उसके विरुद्ध कानूनी शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कानून का शासन जो है महज एक कल्पना बच जाती है। कानून के शासन के लिए एक बड़ी चुनौती पुलिस विभाग द्वारा निष्पक्ष जांच न करना। भारत जैसे एशियन लोकतांत्रिक देशों में जहां पुलिस जो है एक प्रकार से प्राथमिक स्तर पर कानून के शासन का मार्ग प्रशस्त करती है, अगर
अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं की जाती और निर्दोषों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, दबाव बनाया जाता है, तो इसका मतलब वहाँ पर कानून का शासन नहीं है। वहाँ पर गरीबों को, निरपराध को, कमज़ोर वर्गों को एक प्रकार से न्याय नहीं मिल पाता। और भारत जैसे देश में विशेष करके समाज के कमज़ोर वर्गों के साथ जो है पुलिस एक प्रकार से अनावश्यक दबाव डालती है। पुलिस एक प्रकार से पुलिस को जो प्रभावशाली लोग हैं समाज के, उनके द्वारा भ्रमित किया जाता है। निर्धन और कमज़ोर वर्ग के लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। तो ये भी जो पुलिस विभाग द्वारा अगर निष्पक्ष जांच नहीं की जाती तो कानून के शासन में एक बड़ी रुकावट है, एक बड़ी समस्या है। कानून के शासन के मार्ग में एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी समस्या कानूनी जागरूकता का अभाव है। भारत में अभी साक्षरता का दर जो है वो 100% नहीं है, उससे काफ़ी कम है। और बहुत सारे लोग जो हैं कानून के बारे में नहीं जानते। यहाँ तक कि बहुत सारे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी कानूनी प्रक्रियाओं को गहराई से नहीं जानते। एक प्रकार से नागरिक संवैधानिक कानून से पूरी तरह से बहुत सारे नागरिक अनभिज्ञ हैं और ऐसे अनभिज्ञ लोगों का प्रभावशाली लोगों द्वारा शोषण किया जाता है। प्रभावशाली लोग, प्रभावशाली अधिकारी, राजनेता एक प्रकार से सामान्य नागरिकों के विरुद्ध कार्य करते हैं। वादियों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। और जिन लोगों को ज्ञान नहीं है उनकी अज्ञानता का दुरुपयोग किया जाता है, उनके ज्ञानता के आधार पर उनके न्याय का शोषण किया जाता है। तो ये एक बड़ी चुनौती है कानून के शासन में कि देश के सभी लोगों को, सभी नागरिकों को संवैधानिक कानून और अन्य कानूनों का पूरी तरह से जो है जानकारी होनी चाहिए। मानवाधिकार अतिक्रमण ये भी कानून के शासन के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है कि आमतौर पर जो है मानवाधिकारों का जो है फंडामेंटल राइट्स भारत जैसे देश में उपलब्ध करवाए गए। आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 32 तक भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए। समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के अधिकार, कई प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। और इसके बावजूद भी भारत में जो है पुलिस हिरासत में हिंसा व समाज के रिजर्व कैटेगरी के लोगों के साथ जो है मानवाधिकारों का अतिक्रमण होता है। पुलिस हिरासत में कई बार 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाता है, पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कानून के शासन में एक बड़ी रुकावट है कि जो प्रभावशाली लोग हैं वो साधारण लोगों के विरुद्ध हर तरह से अपनी प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए कानून के शासन को डेंगा दिखाते हैं, कानून के शासन को चुनौती पेश करते हैं। आतंकवाद की समस्या, भारत में आतंकवाद की समस्या को समाप्त करने के लिए अनेक प्रकार के राष्ट्रीय स्तर पर कानून हैं, जैसे यूएपी, गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये सारे कानून नियम जो है समाज में, देश में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, आतंकवाद विरोधी कानून है। फिर भी देश में बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो सक्रिय रहते हैं और आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इससे देश के आम नागरिकों का कानून पर विश्वास नहीं रहता। तो एक प्रकार से आतंकवाद की समस्या कानून के शासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। जब तक आतंकवाद की समस्या रहेगी कानून के शासन को 100% हम जो है नहीं मान सकते कि कानून के शासन का पालन हो रहा है। साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती है और वर्तमान समय में 21वीं शताब्दी में दिन प्रतिदिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, सूचना तकनीक का विकास हो रहा है। अधिकांश देश के नागरिक जो मोबाइल, इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, इससे बहुत सारी तकनीकी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। साइबर अपराध होने लगे हैं, लोगों के फ़ोन हैकिंग हो जाते हैं, व्हाट्सएप हैकिंग हो जाती है, ऑनलाइन ओटीपी या दूसरे माध्यमों से ठगी की जाती है, बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं, डिजिटल अरेस्ट कर ली जाती हैं, ऑनलाइन बहुत सारे फेक न्यूज़ चलाए जाते हैं। आम दर्शकों जो मोबाइल यूजर है उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाता है। तो ये साइबर क्राइम एक प्रकार से रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, कानून के शासन के अगेंस्ट है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है।
कानून के शासन समक्ष जितनी चुनौतियां हैं उनको सुधार करने के लिए बहुत सारे उपाय, बहुत सारे तरीके, जिससे हम भारत जैसे देश में कानून के शासन को बनाए रख सकते हैं। सबसे पहला जो उपाय है कि न्याय प्रक्रिया सरल एवं सस्ती होनी चाहिए। भारत जैसे देश में जहाँ बहुत सारी जनसंख्या जो है निर्धन है, या जनसंख्या का लगभग 1/4 भाग जो है इलिटरेट, अनपढ़ है, ऐसे लोगों के लिए न्याय प्रक्रिया काफ़ी सरल होनी चाहिए और न्याय प्रक्रिया सस्ती भी होनी चाहिए। शीघ्र अतिशीघ्र ई कोर्ट का गठन किया जाना चाहिए। जितने भी देश के निम्न न्यायालयों, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पद खाली हैं उनको तुरंत भरा जाना चाहिए। न्याय प्रक्रिया ज़्यादा लंबी ना हो। न्यायाधीशों के द्वारा निर्णय मातृभाषा में दिए जाएं। विशेष करके जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं वो ज़्यादातर अंग्रेजी में दिए जाते हैं। उससे आम भारत का नागरिक जो है निर्णयों को गहराई से समझ नहीं पाता। तो इसलिए न्याय प्रक्रिया जितनी सरल होगी, जितनी सस्ती होगी, उतना ही कानून के शासन का पालन होगा। भ्रष्टाचार पर जो है जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, शून्य सहिष्णुता होनी चाहिए। भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, उनको निलंबित किया जाए, निष्कासित किया जाए। केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त को ज़्यादा सशक्त बनाया जाए और ज़्यादा अधिकार दिए जाए। उनको सक्रिय बनाने के लिए और व्यापक उनके पास जो है शक्तियाँ होनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। सत्ताधारी दल की सदस्यता समाप्त, यानी कोई भी सत्ताधारी दल का सदस्य, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, प्रशासनिक अधिकारियों पर अनावश्यक प्रेशर डालता है किसी विशेष अनुचित कार्य को करवाने के लिए, या किसी प्रभावशाली के पक्ष में प्रशासनिक अधिकारी को भ्रमित करता है, दबाव डालता है, तो ऐसा जो है सदस्यों की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। पुलिस की छवि में सुधार होना चाहिए। भारत में आमतौर पर पुलिस की छवि को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है। पुलिस की छवि सुधार की छवि होनी चाहिए। राजनीतिक हस्तक्षेप के विरुद्ध होना चाहिए। कोई भी सत्ताधारी दल हो या गैर सत्ताधारी दल, राजनीतिक व्यक्ति पुलिस पर कानून के शासन के विरुद्ध दबाव डालता है, अनुचित निर्णय लेने के लिए दबाव डालता है, प्रभावशाली के पक्ष में दबाव डालता है, तो ऐसे राजनीतिक नेतृत्व पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस विभाग की सूचना तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि उसमें अपडेट होकर के वो ज़्यादा से ज़्यादा कानून के शासन का पालन कर सके। कानूनी सहायता की पहुंच होनी चाहिए। आम नागरिकों तक कानूनी सहायता की पहुंच होनी चाहिए। साधारण व्यक्तियों को कानून की जानकारी होनी चाहिए। शिक्षण संस्थानों में जो कानूनी सहायता है वो अनिवार्य पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। जब देश के सभी लोगों को कानूनी साक्षरता होगी, कानूनी जानकारी होगी, संवैधानिक कानून के बारे में, अपने अधिकारों की रक्षा के बारे में, नियम और व्यवस्थाओं, नियमों का ज्ञान होगा, तो रूल ऑफ लॉ जो है वो बना रहेगा। साइबर कानून को कठोर कानून बनाने से भी जो है बहुत सारे नागरिकों के रूल ऑफ लॉ को बनाए रखा जा सकता है। वर्तमान समय में इंटरनेट यूज करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और डाटा द्वारा जो है बहुत सारे अपराध किए जाते हैं। इन पर शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। ऑनलाइन ठगी हो, फेक न्यूज़ हो या दूसरी चीज़ें, जैसे इंफॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से नागरिकों के जो मौलिक अधिकारों का शोषण किया जाता है या कानून के शासन का अवरोध किया जाता है, उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मानवाधिकार आयोग की कार्रवाई का अधिकार होना चाहिए। प्रभावशाली लोगों द्वारा साधारण व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो इस पर प्रभावशाली लोगों पर शीघ्र एवं ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक ह्यूमन राइट्स को ज़्यादा सशक्त नहीं बनाया जाएगा, ज़्यादा और शक्ति प्रदान नहीं की जाएगी, उसको निर्णय लेने और दंड देने की शक्ति प्रदान नहीं की जाएगी, तब तक जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। तो मानवाधिकार आयोग को सशक्त बनाए जाने की जरूरत है ताकि रूल ऑफ लॉ, जो कानून का शासन है, वो बना रहे। तो आज का हमारा टॉपिक था कि कानून के शासन का क्या अर्थ है, कानून के शासन के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, कानून के शासन के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन सी अवरोधक है,
कानून के शासन के समक्ष जितनी चुनौतियां हैं, अवरोध है, उनको दूर करने के लिए कौन से उपाय, कौन से तरीके सुझाए जा सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक आपको कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।